नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन विष्णुदेव सरवटे, पूर्व उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग राजस्थान सरकार एवं पूर्व उपाध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग राजस्थान सरकार। दोस्तों, अभी राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी किए गए हैं। आवेदन करने के लिए 7 अक्टूबर से 6 नवंबर का समय दिया गया है। 6 नवंबर की रात की 12 बजे से 1 मिनट पहले का, यानी इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है 6 नवंबर के रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले तक के लिए खुला रहेगा। उसके बाद फॉर्म में आपके आवेदन में कोई त्रुटि हो गई हो, उसको संशोधन करना हो, तो उसके लिए आपको 11 नवंबर से 25 नवंबर का टाइम दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पूरी ये विज्ञप्ति के अंदर क्या है। इस विज्ञप्ति को पूरा विस्तार से हम डिस्कस करेंगे, समझाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। कोटा राजस्थान से वाल्मीकि समाज के राजकुमार गुम है और उनका परिवार उन्हें ढूंढ रहा है। ये कोटा ज़िले के बरड़ा बस्ती में निवास करते हैं और इनका नाम राजकुमार डंडोरिया है और काफ़ी दिनों से ये गुमशुदा है। करीब करीब इनकी उम्र 31 वर्ष है। बहुत परेशान है सारे परिवारजन और जवाहर नगर थाने में कोटा में इनकी रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। आप में से जिस किसी साथी को ये अगर कहीं दिखे मिले तो आप सूचित करें। आप मेरे इस YouTube पर भी कमेंट कर सकते हैं और मेरे नंबर है 9468564466 और जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेरे नंबर डाल दूँगा और अगर आपको सूचना मिले तो आप तुरंत सूचित करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम ये जो विज्ञप्ति निकली है उसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। मैं पहले पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा है और हम उस पर डिस्कस भी करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा गया है सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 2/2024। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत राज्य की 185 नगरीय निकायों के निकायवार विज्ञापित कुल सफाई कर्मचारियों के 23,820 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों से निकायवार विज्ञापित पदों के लिए आवेदन दिनांक 7 अक्टूबर 2024 से दिनांक 6 नवंबर 2024 रात्रि 23:59 बजे तक लिए जाएंगे। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि ये जो ऑनलाइन आवेदन है इसका पोर्टल 7 अक्टूबर को जारी हो गया था, शुरू हो गया था और ये 6 नवंबर को रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। यानी कि 6 तारीख की जो रात को 12 बजे से पहले इस आवेदन को ऑनलाइन आपको भरना होगा तथा ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा दी गई त्रुटियों में दिनांक 11 नवंबर 2024 से 25 नवंबर 2024 रात्रि 23:59 बजे तक संशोधन किया जा सकता है। यानी कि आपके फॉर्म में कोई किसी तरह का त्रुटि रह गई हो, कोई करेक्शन करना हो, किसी तरह की कोई गलती रह गई हो, उसको सुधारने के लिए ये जो पोर्टल है वापस खुलेगा 11 नवंबर को और वो कब तक रहेगा? 25 नवंबर की रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले तक वो रहेगा। तो आप अपने फॉर्म को संशोधन करना हो, कोई करेक्शन करना हो तो वो कर सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी वो आप पढ़ें, आप देखें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र लिए जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र, कियोस्क, जन सुविधा केंद्र अथवा स्वयं के स्तर से SSO पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा। यानी दोस्तों, आपको ये जो फार्म भरने हैं अपने सफाई कर्मचारियों के, ये ई मित्र पर जाकर भरना है या फिर जन सुविधा केंद्र है उससे भरना है, या आप खुद अपने स्तर पर अगर घर पर ही इसको भरना चाहें तो आपकी एक SSO ID होनी चाहिए। जो SSO पोर्टल है उसके माध्यम से ये फॉर्म भरे जाएंगे।
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व जो है सबसे पहले आपको जो है विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। अब ये जो वेबसाइट दे रखी है ऑनलाइन के लिए, ये बताया गया है कि ऑनलाइन पोर्टल lsgurban.rajasthan.gov.in या SSO पोर्टल जो sso.rajasthan.gov.in, ये दोनों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इससे आप लॉगिन करने के बाद सिटीजन ऐप्स में जाएंगे और वहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार या पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर अपनी श्रेणी अनरिजर्व्ड अथवा रिजर्व्ड श्रेणी और दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी कि जो पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर रखा है उनको उसमें नहीं जाना है। देखिए, आप इसको ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। यदि अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो ही आपको जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली टैब को क्लिक करना है और उसमें जाकर अपनी श्रेणी जो है वो सेलेक्ट करनी है। मान लो आप अनरिजर्व्ड हैं तो अनरिजर्व्ड, और रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं जैसे SC ST OBC वगैरह जो है वो दे रखी है इसके अंदर, उसमें आते हैं तो वो सेलेक्ट करनी है। दिव्यांगता की स्थिति में जो है वो उसके बारे में भी बताना है और गृह राज्य आपका कौन सा है वो भी दर्ज करके और शुल्क का भुगतान करना है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति और गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शंस भरने हेतु मिलेंगे। ये जो डिटेल मांगी गई है ना, क्या क्या मांगी गई है, एक तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। जिन्होंने पहले करवा रखा है तो उनके लिए नहीं है, और जिन्होंने नहीं किया है उनको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसमें जो आपसे संबंधित श्रेणी है, और अगर कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग की स्थिति क्या स्थिति है वो डिटेल डालनी होगी, और गृह राज्य के अनुरूप जो है वो ऑप्शन आपको भरने को मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सावधानी से भरेगी, बहुत सावधानी से भरना होगा। हमारे वाल्मीकि समाज के लोग कई बार ये गलती कर देते हैं और फिर बाद में उनके फॉर्म चयन होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसको बहुत ध्यान से करना होगा। सबसे पहले तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर पहले से कर रखा है तो नहीं करना है, और अगर नहीं कर रखा है तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसमें अपनी श्रेणी भरनी होगी, और जो भी डिटेल आपसे मांगी गई है वो बहुत ध्यान से इसको करना होगा। ये एक बार आपने चयन कर लिया तो फिर वो बहुत आपको आगे फिर वही रहेगा और वो दिक्कत देगा। फिर उसको आप शायद हो सकता है चेंज कर सके, नहीं कर सके, या एडिट के समय फिर जब एडिट के लिए फॉर्म खुलेंगे तो शायद उस समय आप कर पाएंगे। आवेदन पत्र में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेगी और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये देखो दोस्तों, मैंने अभी कहा कि उसको शायद हो सकता है कि बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें संशोधन संभव नहीं है, क्योंकि वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया फिर वही रहेगी। अगर आपने सामान्य भरा तो फिर सामान्य ही रहेगी और वो फिर आगे से आगे आपको दिक्कत देगी। तो जो है वही आप सत्य ही सूचना आप इसमें डालें। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। बाकी भी जो सूचनाएं वो भी आप ध्यान से भरेंगे। आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो जो 1 माह से अधिक पुराना ना हो, आपका जो भी नया फोटो है उसको अपलोड करना होगा। और आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में दृश्य चिन्ह विजिबल मार्क भी भरना अनिवार्य है। ये क्या है दृश्य चिन्ह? दृश्य चिन्ह वो है कि आपका शरीर पे अगर कोई निशान है उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी कि भाई जैसे मेरे नाक पर तिल है या मेरे राइट हैंड में कोई चोट का निशान है, जो वो निशान जो है उसका आपको जिक्र करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद
OTR प्रोफाइल में फिर एक OTR प्रोफाइल आपकी बन जाएगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बन जाएगी। उसमें जो है स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ID विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं है। यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोफाइल है, उसमें भी आपने अगर कोई अपनी जो भी डिटेल डाली है, जैसे आपका नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, जन्म तिथि है, लिंग का विवरण है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपने डाल दिया उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखें, ये बात लिखी गई है यहाँ पे। फिर तीसरी बात लिखी है कि यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरुस्त कर लेना चाहिए। देखो, आधार कार्ड के अंदर और जन आधार कार्ड में कई लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक अगर है तो उसको पहले से ही ठीक कर लेवें, ये लिखा गया इसके अंदर। फिर बाद में कोई पिता के नाम में या आपके नाम में या जन्म तिथि में कोई गड़बड़ है तो वो बाद में हो सकता है कि वो ठीक नहीं की जा सके, इसलिए उसको पहले से ही आप ठीक कर लेवें। यानी अभी डेट पड़ी है 6 नवंबर तक की डेट है। अगर आपका आधार कार्ड में और कोई करेक्शन है तो उसको पहले से ही ठीक कर लेवें। आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड की जो डिटेल है वो सेम होनी चाहिए, और जन आधार कार्ड में भी जन आधार जो है आपका, इन तीनों की जो डिटेल्स हैं वो तीनों मैच होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का अलग अलग नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड या जन आधार कार्ड के माध्यम से ना करके और SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सेकेंडरी की अंक तालिका यानी कि 10वीं की मार्कशीट व एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी कि अपना जो पहचान है उसको अपलोड करना होगा, और दूसरा एक सेकेंडरी की जो अंक तालिका है, 10वीं की मार्कशीट है, उसको अपलोड करना होगा। अगर आपने OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर जन आधार कार्ड से या आधार कार्ड से नहीं किया है तो अभ्यर्थी OTR रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें। आवेदन की जो अंतिम दिनांक है उससे पहले ही OTR का रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो जमा कर देना होगा, ताकि किसी प्रकार के भुगतान संबंधित लंबित अगर कोई ट्रांजैक्शन में कोई गड़बड़ हो गई है, आपका पेमेंट नहीं पहुंचा है, तो उसका जो वेरिफिकेशन या सत्यापन में जो समय लगता है तो वो समय रहते उसमें ठीक किया जा सके। तो अगर नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी, ये लिखा है। छठा बिंदु लिखा है कि आवेदन अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर और ईमेल ID दर्ज करें तथा इसे नहीं बदले। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि आप अपनी समस्या जो है मुझे ईमेल करें, तो हमारे कई साथी नाराज़ हो जाते हैं कि भाई जो नहीं समझते हैं वो ईमेल कैसे करेंगे और कैसे क्या होगा। अब देखो, इसके अंदर भी ईमेल कंपलसरी कर दिया ना, तो ईमेल अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जैसे जैसे समय बदलता है, उसके अनुरूप हमें भी अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। मान लो कि कोई कोई ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है और उसे ईमेल करना नहीं आता है, तो आपको ये ध्यान होगा कि कोई भी मोबाइल हो उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ईमेल ID डाली जाती है। तो जब आप अपने मोबाइल के अंदर ईमेल ID डाल रहे हैं तो उसका पासवर्ड भी याद रखिए। तो जब आप कोई भी व्यक्ति जब अपना मोबाइल लेता है, नया मोबाइल या मोबाइल चेंज करता है, पुराना भी लेता है, तो उसको चालू करने के लिए अपनी ईमेल ID वो डालता है। तो उस ईमेल ID को आप नोट करके रख लीजिए, उसका पासवर्ड याद रखिए। तो ये ईमेल ID हो गई आपकी, उसी से आपको सारी सूचनाएं मिलेगी। ईमेल आज के ज़माने में बेहद ज़रूरी चीज़ है। तो ये जो छठा पॉइंट है वो यही कह रहा है कि आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर डालें और अपनी ईमेल ID दर्ज करें, इसे नहीं बदलें। मतलब कि जो डाल दिया वही रखें, फिर आप बदले नहीं, उसको चेंज नहीं करें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID पर ही भेजी जाती है। ये देखिए, मैंने जो बात पहले कही वो लिखी है इन्होंने। आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें।
खुद की SSO ID जनरेट कर लीजिए, बहुत आसान है। मैं आप कहेंगे तो अलग से आप कमेंट अगर करेंगे तो मैं आपको ये SSO ID कैसे बनती है और SSO ID से आपको कैसे आवेदन करना है वो भी मैं सूचना आपको एक वीडियो के माध्यम से यहाँ पे डाल दूँगा। अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया तो आवेदन मान्य नहीं होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। SSO ID आपकी ही होनी चाहिए, किसी और की SSO ID से आपको आवेदन नहीं करना है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन ID है उसको आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा, और यदि आवेदन पत्र क्रमांक यानी आपकी एप्लीकेशन ID अंकित या प्राप्त नहीं हुई है तो इसका अर्थ ये है कि आपका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा, आप ये ध्यान रखिए। आपको जब सारी डिटेल आप भर देंगे तो आपको एक आवेदन का प्रीव्यू दिखेगा, यानी कि क्या क्या आपने भरा है वो दिखेगा, लेकिन उसको सबमिट करना भी ज़रूरी है। लेकिन सबमिट करने से पहले आप अच्छे से चेक कर लो कि आपने जो डिटेल डाली है वो सही डाली है कि नहीं डाली है। आपके पिता का नाम, और स्त्री का मामला है तो पति का नाम, आपने सारी डिटेल ढंग से लिखी है कि नहीं लिखी है। आपके पैन कार्ड में या आधार कार्ड में जो भी डिटेल है उसके अनुसार ही आपने उसके अंदर स्पेलिंग डाली है कि नहीं डाली है। ये सारी चीज़ जब आप खुद अपने घर पे SSO ID से कर रहे हैं तब मैं कह रहा हूँ कि विशेष ध्यान रखें। लेकिन जब आप ई-मित्र पे जाते हैं तो ई-मित्र वाले को बोलना भैया सारी डिटेल आप देख के डालना, कुछ गड़बड़ कर दी तो हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसको आप ये चीज़ पहले से कह दें कि भाई ये सारी चीज़ें देख लेना, और वहाँ से जो एप्लीकेशन ID जनरेट होती है उसका प्रिंट आउट भी आप लेकर आए ताकि वो आगे फ्यूचर में आपके काम आ सके। 8वां बिंदु लिखा हुआ है कि आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने, तथ्य छुपाने पर विभाग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझो दोस्तों। हमारे कुछ साथी जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम जनरल में आवेदन कर देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जनरल में सीट्स ज़्यादा है, तो इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो जनरल कैटेगरी में फार्म भर रहे हैं। लेकिन ये एक तरह से गलत सूचना देना है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, फिर बाद में आप लोग परेशान होंगे, पछताएंगे। इसलिए इस बात को आप बहुत अच्छे से सुनिए कि आपकी जो श्रेणी है, अगर आप SC कैटेगरी में आते हैं, मैं वाल्मीकि समाज की बात कर रहा हूँ, आप अगर SC कैटेगरी में आते हैं तो आपको SC कैटेगरी ही लिखना है, अनुसूचित जाति ही लिखनी है, आप जनरल नहीं लिखें। आप ऐसा मत सोचें कि जनरल लिखने से हमारा जनरल में सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए अगर प्राथमिकता का सिद्धांत लागू होता है तो आपका नंबर वैसे भी जनरल में आ सकता है, लेकिन आप गलत तथ्य नहीं लिखें। आप SC के हैं तो SC ही रहें, SC ही लिखना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन भी हो जाएगा तो बाद में आपको अगर किसी ने शिकायत कर दी या विभाग को खुद ही पता चल गया तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि विभाग उस अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। देखो पिछली जो विज्ञप्ति थी उसमें पता नहीं क्या लिखा था, लेकिन उसमें शायद फॉर्म रिजेक्ट की बात थी, वो देखना पड़ेगा। और इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि नियमानुसार कार्रवाई भी हो सकती है, इस पर भी विचार किया जा सकता है। अगर गलत सूचना देने पे फॉर्म ही रिजेक्ट हो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो कार्रवाई की बात हो रही है, कानूनी कार्रवाई की। इसीलिए गलत सूचना नहीं देनी है, तथ्य छुपाना नहीं है विभाग से। फिर जो 9वां पॉइंट है वो लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ज़रूरी सूचना है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में मांगी गई है उसको आप ज़रूर अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व विभाग की जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। वो काम तो मैं आपके लिए कर ही रहा हूँ कि इस विज्ञप्ति को मैं एक एक बिंदु को खुलकर आपको समझा रहा हूँ, तो आप मेरा ये वीडियो पहले देख लें, उसके बाद फॉर्म भरें। और इस वीडियो में अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। तथा इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें।
कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं उस आवेदक की होगी। इसके साथ साथ देखो, ध्यान से पढ़ो, इस बात को बहुत ध्यान से पढ़ो, नमा पॉइंट क्या लिखा हुआ है। एक तो आपने अगर कोई गलत सूचना दी, आपने अगर कोई गलत डिटेल डाली, ठीक है, तो एक तो आपका आवेदन पत्र तो रद्द होगा, जो अलग आपको चयन प्रक्रिया से भी अलग कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। और जो गलत सूचना दी जाएगी या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा और गलत सूचना देने पे कार्रवाई भी की जा सकती है, ऐसा इन्होंने लिखा है। मैं इनकी बात पढ़ के आपको सुना रहा हूँ भाइयों। मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी के साथ भी कोई गलत ना हो, तो गलत आप नहीं करोगे, गलत सूचना नहीं दोगे तो आपके साथ गलत होगा भी क्यों। फिर जो 10वां पॉइंट है वो लिखा है कि अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक आवेदन जो है ऑनलाइन करना होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 11वां बिंदु लिखा हुआ है कि इस भर्ती के संबंध में समस्त पत्राचार विभाग की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दे रखी है आपके सामने, और मैंने वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो में नीचे डाल दिया है, उसको भी क्लिक करके आप सीधा ही इस वेबसाइट तक जा सकते हैं। तो इस वेबसाइट को ध्यान से देखें। कृपया इस भर्ती के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें। इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी नया अपडेट है, अद्यतन का अर्थ हो गया अपडेट, कोई भी जो नया अपडेट है, कोई नियम चेंज हो गया है या इन्होंने कोई नया उसमें संशोधन किया है इस विज्ञप्ति में, तो वो जो भी है अपडेट जानकारी वो इस वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे एक नोट लगाया गया है, उस नोट में लिखा है कि अभ्यर्थी राज्य की 185 नगरीय निकायों में विज्ञापित पदों में से अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये सारी बात खुली खुली लिखी हुई है। बाद में कुछ साथियों के आवेदन रद्द हो जाते हैं, फिर वो कोर्ट के अंदर जाते हैं, बहुत परेशानियां होती हैं। तो पहले से ही आप सचेत रहें और अपनी ही निकाय में आप आवेदन करें, एक से अधिक निकाय में आवेदन नहीं करें, क्योंकि इन्होंने ये बात पहले से ही नोट में लिख दी है, बाद में परेशानी ना हो। फिर इन्होंने लिखा है कि आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें, यानी अच्छे से आपने जो एंट्रीज की है उसके ऊपर अच्छे से आप देख लेवें कि आपने सही एंट्री की है या नहीं की है, सही से फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, वो देख कर ही आगे बढ़े। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी, ये बात इन्होंने लिखी है। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। फिर नोट लगा हुआ है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेवें। तो जो भी आपने आवेदन भरा है उसका प्रिंट जरूर ले लेवें, ये लिखा है। फिर लिखा है कि आवेदक ये ध्यान दे कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत उन्हें आवेदन क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा। जो भी आपने आवेदन किया, जो आपकी एप्लीकेशन आईडी है, वो आपको ध्यान होनी बेहद ज़रूरी है। उसका प्रिंट भी ले लो और कहीं डायरी में नोट कर लो, कहीं मोबाइल में आप खुद को मैसेज करके रख लो आपकी एप्लीकेशन आईडी हो, ताकि आप भूलें नहीं। तो उस एप्लीकेशन आईडी को अंकित कर लेवें, और अगर वो प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि आपका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट ना माने। ये जब आप घर से SSO आईडी से जब आप करेंगे सबमिट, तो सबमिट करने के बाद ही सबमिट होगा, ये ध्यान रखें। आप केवल उससे पहले प्रीव्यू दिखाएगा, तो प्रीव्यू को आप आवेदन जमा होना नहीं माने। फिर बिंदु लिखा हुआ है कि कृपया ऑनलाइन आवेदन पत्र से भरने से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व सामान्य दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। ये बात जो लिखी हुई है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी करके दे रहा हूँ, यानी इस वीडियो से मैं पूरी
एक एक लाइन एक एक शब्द पढ़कर आपको सुना भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। तो आप ये वीडियो देख लेंगे तो ही काफ़ी है, इस वीडियो से ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप अगर पढ़कर नहीं समझे तो आपको ये वीडियो देखने से सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। जो नहीं समझ आए आपको, वो बात आप कमेंट में लिखें, मैं उसका जवाब कमेंट के अंदर ज़रूर दूंगा। फिर लिखा है कि इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें। फिर बिंदु लिखा है कि आवेदक को आवेदन के समय जन आधार संख्या आवश्यक रूप से आवेदन पत्र में अंकित करनी होगी। यानी आपका जन आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, आपका जन आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। ध्यान दीजिए इस बात को, आपका जन आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। आपकी जन आधार कार्ड के अंदर जो है, जो आपके पैन कार्ड में जो सूचना दी गई है, आधार कार्ड में जो सूचना दी गई है, वो सब के सब सेम होनी चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। एक बार ये पंजीयन शुल्क कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 को एक परिपत्र निकाला गया था कार्मिक विभाग की तरफ से, जिसमें अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीयन प्रणाली यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाने होंगे। मतलब एक बार आपको ये जो फीस है जो बताई गई है, सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए 600 है, आरक्षित वर्ग के लिए रिजर्व कैटेगरी के लिए 400 है और विकलांगों के लिए 400 है। कुछ लोग सवाल करेंगे कि साहब जो SC का विकलांग है क्या उसको अलग से करना होगा? नहीं, अगर दिव्यांग जन अगर SC का है तो वो फीस उसी के अंदर इंक्लूड हो गई। खैर, फिर नोट लिखा हुआ है कि पूर्व में एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क दे नहीं होगा। जब आपने पहले जो फॉर्म भरा था ना, जो अभी लास्ट जब कांग्रेस की सरकार थी और आचार संहिता लग गई थी, और अगर कांग्रेस की सरकार वापस आती तो शायद ये भर्ती फिर हो जाती उसी सरकार के द्वारा, क्योंकि वो तो ऑनलाइन प्रक्रिया चल ही रही थी, प्रक्रियाधीन थी, पर सरकार नहीं आई, इस वजह से ये भर्ती रुक गई। तो उस समय जो आपने एक बार ये शुल्क दिया था, जो फीस जमा करी थी, वो अगर आपने पहले दे दी है तो आपको अलग से वापस से ये शुल्क, ये जो फीस है ये जमा नहीं करनी है। फिर लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई त्रुटियों में दिनांक 11 नवंबर से 25 नवंबर तक संशोधन किया जाने की सुविधा प्रदान की गई है। तो अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि आ जाती है, कोई गलती आ जाती है, तो उसे आप 11 नवंबर से 25 नवंबर तक आप उसे ठीक कर सकते हैं। 25 नवंबर की रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले ये वेबसाइट पोर्टल जो है वो बंद हो जाएगा। संशोधन हेतु अभ्यर्थी से शुल्क के रूप में 100 रुपये राशि ली जाएगी। जो भी संशोधन करेगा, जो भी चेंजेस करेगा अपने फार्म में, उससे 100 रुपये की फीस ली जाएगी। बाकी फिर इन्होंने पदों का विवरण दिया है कि भाई किस नगरीय निकाय में कितने पद है। वो ये 21 पेज का विज्ञप्ति है और 21 पेज की विज्ञप्ति में फिर 8 तक पूरे निकायों की वो डिटेल आ गई है कि किस में कहाँ पे क्या है। फिर नोट लिखा हुआ है 9वें पेज में, निकायवार कुल रिक्तियों का विवरण पृथक से विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये जो किस निकाय में कितनी रिक्त स्थान है उसकी डिटेल जो है वो ये जो स्क्रीन पर आप वेबसाइट देख रहे हैं उस वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट पर निकाय के रिक्त पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण देखकर ही आवेदन करें, क्योंकि नियमानुसार आरक्षण दे है। देखो यहाँ पे क्लियर कट इन्होंने लिख दिया है, क्लियर कट, कि अगर जिस निकाय में, मान लो आपने ब्यावर से अप्लाई किया है और ब्यावर में कितने पद है, SC के पद हैं, B के नहीं है। अगर कहीं किसी निकाय के अंदर SC का पद ही रिक्त नहीं है तो फिर SC के व्यक्ति को वहाँ से आवेदन करने का मतलब ही नहीं रहा इस बिंदु के हिसाब से। तो ये बात हो रही है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ क्या लिखा हुआ है।
मेरी बात नहीं है, यहाँ पे जो लिखा हुआ मैं वो बोल के समझा रहा हूँ आपको। ये इन्होंने लिखा है कि आप इस वेबसाइट पे पहले देखें कि SC ST OBC जनरल की कितनी कितनी सीटें हैं। उस सीटों को देखकर ही श्रेणीवार जो वर्गीकरण होया हुआ है उन रिक्त पदों को देखकर ही आप है जो आवेदन करना क्लियरली लिखा है इसके अंदर। और क्यों लिखा है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि नियमानुसार आरक्षण देय है, यानी कि अगर आपकी SC की कहीं पे सीट नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे फॉर्म भरने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। फिर इन्होंने लिखा है लंबवत रूप से आरक्षित पदों में क्षैतिज रूप से आरक्षित पद शामिल है। जो इन्होंने कैसे रिजर्व्ड रिक्तियों को भरा जाएगा उसका इनका कोई एक फॉर्मेट है, उसका जिक्र किया गया है यहाँ पे। अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। देखो इसका मतलब ये है कि जो TSP एरिया है, TSP एरिया जो अनुसूचित क्षेत्र है, जैसे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आता है मान लो डूंगरपुर अनुसूचित क्षेत्र में आता है। इसी तरह से और भी अनुसूचित क्षेत्र है, वो सारा इस वेबसाइट में लिखा हुआ होगा। आप अगर ध्यान से खोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उस क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता है, वहाँ का जो स्थानीय व्यक्ति है वही आवेदन कर सकता है। ये बात इसमें लिखी है कि अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों के लिए केवल उस अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से इस बात को लिखें, मतलब अंकन करें, मार्क करें। अनुसूचित क्षेत्र यानी TSP के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। देखो दोस्तों, इस बात पे विशेष ध्यान दो। मान लो आप TSP एरिया में निवास करते हैं, मान लो आप डूंगरपुर में निवास करते हैं, तो जब आप फार्म भरें ना तो वहाँ पे TSP वाला जो कॉलम है उसके अंदर जरूर मार्क करें, टिक करें आप। फिर लिखा है महिला भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज आधार पर होगा, हॉरिजॉन्टल आधार पर होगा। अर्थात जिस वर्ग का अभ्यर्थी होगा उसी वर्ग में समायोजित किया जाएगा। हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मतलब ये होता है कि जिस वर्ग का जो अभ्यर्थी है उसको उसी वर्ग में लिया जाएगा, उसको किसी और वर्ग में नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये इस बात को स्पष्ट इन्होंने लिखा है कि भाई महिला है या भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है या विशेष योग्यजन है, दिव्यांग है, तो उनके लिए जैसे जैसे आरक्षण पद जो आरक्षित किए गए हैं उनको उन्हीं के वर्ग से लिया जाएगा। फिर है कि विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। अब ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा आपको समझने की बात है कि भले ही विज्ञापन जारी हो गया है और पदों की संख्या कुछ भी लिखी है, उसमें कहीं पर किसी निकाय में पद कम भी हो सकते हैं या किसी परिस्थिति में उनको बढ़ाया भी जा सकता है। तो वो जो भी है वो देखने के लिए आपको टाइम पे ये वेबसाइट जो है वो देखनी पड़ेगी। ये वेबसाइट आपको रोज़ विजिट करनी पड़ेगी। और फिर ये लिखा है कि आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में अगर राज्य सरकार में कोई नियम नया आता है तो उसके हिसाब से जो भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जो भी नया नियम आता है उस नियम के अनुसार उस प्रावधानों के अनुसार जो है वो भर्ती होगी। फिर विशेष सूचना लिखी है, क्या लिखा है, कार्मिक कटु विभाग की अधिसूचना जो कि 17 जनवरी को जारी की गई थी, उसके अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के SC ST के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रणित किया जाएगा। यानी कि कोई SC ST का कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो उसको 3 साल के लिए उसे आगे अग्रणित यानी आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रणित की गई रिक्तियां
सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी। यही तो प्रॉब्लम चल रही है। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई 3 साल ही क्यों, जब अगर SC ST का कैंडिडेट नहीं मिल रहा तो इसे और आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगठित नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी वर्ष मान लो भर्ती नहीं होती है तो वो फिर इस 3 साल में ऐड नहीं होगा, उसमें फिर वो अगले साल अगर भर्ती निकलती है या नहीं निकलती है तो वो वैसे किया जाएगा। परंतु ये और कि इस उपनियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्त पश्चातवर्ती वर्षों में उपलब्ध हो। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। यानी OBC और अति OBC या जो EWS के आरक्षित पद हैं उनके लिए यदि पात्र आवेदक नहीं होंगे तो उनको नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। फिर बिंदु दिया हुआ है महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज प्रवर्गा अनुसार कैटेगरी वाइज 30% होगा। महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि जैसे महिला SC की है तो उस SC कैटेगरी में से 30% जो है ना पहले महिलाओं को लिया जाएगा और बाकी जो है उसी वर्ग से दूसरे लोगों को लिया जाएगा। दूसरे लोगों का अर्थ यहाँ पे ये है कि SC के दूसरे लोग, यानी कि SC की अगर हम बात करें उदाहरण के लिए समझो आप इस बात को कि महिलाओं के लिए रिक्तियाँ जो भी है, मान लो SC के 100 पद हैं तो 30% यानी 30 तो महिलाएं होंगी और बाकी जो पद बचे हैं उनमें जो है वो SC के अन्य व्यक्तियों को लिया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। जो भी सिस्टम है उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। स्पष्टीकरण लिखा हुआ है कि किसी वर्ग यानी अनारक्षित पद, सामान्य वर्ग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या OBC या अति पिछड़ा वर्ग या EWS की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये है कि मान लो कि 100 सीट है और 100 सीट में से 30% जो है वो महिला होती है। 30% महिलाओं में मान लो कि महिला 30% है ही नहीं, तो अगर पद बच जाता है तो वो फिर जिस वर्ग की है, मान लो SC की बात हो रही है तो SC के ही पुरुष से भर दिया जाएगा और ST का मामला है तो ST के ही पुरुष से भर दिया जाएगा। इस तरह से जो वर्ग होगा उसी वर्ग के महिला उपलब्ध नहीं होने पर उस वर्ग के पुरुष को प्राथमिकता दी जाएगी, उसको लिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लीजिए। जो मैरिड महिला है उसको अपने पिता के नाम, निवास स्थान या आय के आधार पर जो जारी अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये SC ST के लिए नहीं है भाइयों, ये OBC के लिए बात हो रही है, ठीक है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, OBC की महिला के लिए बात हो रही है। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जो पति के नाम पे जो आय के आधार पर जो जारी प्रमाण पत्र है उसको नहीं माना जाएगा। महिलाओं हेतु आरक्षित पदों में नियमानुसार 8% पद
विधवा एवं 2% जो डाइवोर्सी है, तलाकशुदा महिला है, उसके लिए आरक्षित है। और यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता यानी तलाकशुदा महिला से भरा जाएगा। इस प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जाएगा। यदि विधवा और परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जाएगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में पहले मैं ये समझा देता हूँ कि क्या कहा इन्होंने ये कहा है भाई कि जैसे महिला की भर्ती करनी है तो महिला की भर्ती करनी है तो महिलाओं में 8% तो विधवा के लिए रिजर्व्ड है और 2% जो है वो तलाकशुदा महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। अब सपोज करो 8% महिला ना हो के 7% ही महिला है तो वो जो 1% बचा है उसमें विधवा को ले लिया जाएगा। इसी तरह से उल्टा भी होगा, यानी उल्टा कैसे होगा, यानी 2% विधवा है ही नहीं, मान लो विधवा है ही नहीं तो वो जो विधवा के लिए रिजर्व्ड सीट थी उस पे किसको लिया जाएगा, तलाकशुदा महिलाओं को ले लिया जाएगा 2%। और अगर दोनों ही नहीं है तो क्या होगा, ना विधवा है ना तलाकशुदा है तो फिर उसी वर्ग की, जैसे अगर एससी की है तो एससी में से ही सामान्य जो महिला है, एससी की मतलब सामान्य का यहाँ पे अर्थ है एससी में से जो ना विधवा है ना वो तलाकशुदा है, यानी कि या तो कंवारी या फिर शादीशुदा, ऐसी महिलाओं से उन पदों को, उन रिजर्व सीटों को भरा जाएगा। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और परित्यक्ता महिला यानी विवाह विच्छिन्न महिला को विवाह विच्छेद सक्षम सिविल न्यायालय की डिक्री का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। हमारे बहुत सी सारी महिलाएं ये गलती करती है कि डिक्री नहीं लगाती है और जो कोर्ट से 50-100 रुपये के स्टाम्प पे जो छुटपल्ला जिसको कहते हैं वो लगा देती है और वो रिजेक्ट हो जाता है। मैं बता दूं आपको कि नॉर्मल 50-100 रुपये 500 रुपये पर भी अगर आपने छुटपल्ला किया है या सामाजिक स्तर पे किया है तो वो मान्य नहीं है दोस्तों, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है वो। आपको अगर तलाकशुदा है, आप पति से दूर रह रही हैं, आप अपने घर में रह रही हैं या पति के साथ नहीं रह रही हैं, तो आपने अगर कोर्ट से तलाक लिया है तो उसकी एक डिक्री होती है, तलाक का एक ऑर्डर होता है, उसको लगाना पड़ेगा आपको, तभी आपको तलाकशुदा माना जाएगा। ये बात ध्यान रखना। और विधवा के केस में जो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है उसको लगाना पड़ेगा और वो भी अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। बाकी अति पिछड़ा वर्ग की बात है, फिर ईडब्ल्यूएस की बात है। फिर लिखा है कि कार्मिक कर विभाग के परिपत्र दिनांक 26/7/2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के विरुद्ध चयन हेतु SC, ST, OBC अति पिछड़ा वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है। देखो, कार्मिक विभाग का एक परिपत्र निकला था 26 जुलाई 2017 को। उसमें क्या लिखा था, उसमें ये लिखा था कि सामान्य श्रेणी के विरुद्ध, यानी कि जो सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन वो अगर जो भी व्यक्ति SC, ST, OBC या अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आवेदन कर रहे हैं तो उसमें केवल वही पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के लिए अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग माना जाएगा। यहाँ पे ये मतलब है कि मान लो राजस्थान से बाहर का कोई भी व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन करता है, भले ही वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, EWS का हो, किसी का भी हो, उसको केवल सामान्य वर्ग का ही माना जाएगा।
राजस्थान का SC/ST OBC हो तो उसको SC/ST OBC माना जाएगा, लेकिन राजस्थान के बाहर का कोई व्यक्ति आवेदन करता है, भले वो किसी भी जाति का हो, उसको सामान्य ही माना जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा 12 जिले के बारे में बताया कि 12 जिले की शहर या आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हें 12 जिले में शहर या जाति के लिए राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उसके अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा। तो ये शहर या जाति के लिए लिखा हुआ है। फिर भूतपूर्व सैनिकों की बात आ गई है, उसमें लिखा है कि भाई कैसे कैसे लाभ मिलेगा, कि भाई भूतपूर्व सैनिक का जो भी है उसके बारे में पूरी डिटेल लिखी है कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो भी है सेवा मुक्ति के समय आवेदक का चरित्र अच्छा से कम का नहीं होना चाहिए। फिर बाकी डिटेल दी गई है, जो भी है ये आप पढ़ लेंगे, पूरी विज्ञप्ति है। नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करना। फिर यहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ी के बारे में लिखा हुआ है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना, जो भी अधिसूचना है, इस अधिसूचना के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% जो है वो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित है, और उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण जो है वो भी हॉरिजॉन्टल होगा, यानी कि क्षैतिज होगा। मतलब इसका ये है कि जिस वर्ग का उत्कृष्ट खिलाड़ी है उसको उसी वर्ग में लिया जाएगा, किसी अन्य वर्ग में नहीं लिया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर कोई किसी श्रेणी में खिलाड़ी उपलब्ध नहीं है तो उससे सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। और ऐसी रिक्त पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रगणित नहीं की जाएगी। यहाँ पे अगर उस कोटे का खिलाड़ी नहीं है तो उसको आगे नहीं फॉरवर्ड किया जाएगा, ये खुला लिखा है यहाँ पे। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना, ये अधिसूचना जो है ना, इसके अंदर जो भी कंडीशन लिखी हुई है उसमें अगर आप फिट बैठते हैं तो उसके अनुसार अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो ही आप इसके लिए अपने आप को उत्कृष्ट खिलाड़ी मानकर आवेदन करें। ये सर्कुलर जो भी है उसको ढंग से आप पढ़ लीजिएगा। मैं भी आपकी सुविधा के लिए कल इसको सर्च करके मैं अपने YouTube पे, Facebook पे डाल दूँगा, तो आप देख लीजिएगा उसमें क्या क्या शर्तें मांगी गई है, उसके अनुसार ही आप उत्कृष्ट खिलाड़ी माने जाएंगे। अब इन्होंने यहाँ जिक्र किया उत्कृष्ट खिलाड़ी के संबंधित प्रावधान। क्या लिखा है कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21/11/19 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं। जो राजस्थान राज्य का है उसको उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए क्या क्या मांगा गया वो बताया गया कि एक तो वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, और दूसरा नीचे जो ये सारणी दी गई है इसमें जो 2 में जो उल्लेखित है, सारणी नंबर 2 में उल्लेखित अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ संख्या 3 में उल्लेखित खेलकूद के किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो। मतलब समझो आप इसमें लिखा है कि जैसे जो भी अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था है, मान लो पहला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC, उसके तहत अगर ये जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उसके अंदर अगर आपने प्रतिनिधित्व किया है या भाग लिया है तो ही आप उत्कृष्ट खिलाड़ी माने जाएंगे। ठीक है, ये बात लिखी है। तो ये सारा इस टेबल दे रखी है किस किस के जो संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था है, उस संस्था के तहत सामने दी गई चैंपियनशिप में अगर आपने भाग लिया है तो ये सारी डिटेल आपके सामने है। फिर लिखा है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इससे संबंधित नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में, नेशनल टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में या तो आपने भाग लिया हो या मेडल जीता हो। ठीक है, इसी तरह से सारी डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, पूरी सारी चीज़ अंडरस्टूड है इसमें।
फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं और क्लियर कर दूँगा। ज़्यादा एक एक लाइन अगर पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं टच करते हुए चल रहा हूँ जो मेन बात है। फिर ये निःशक्त जन के लिए सारी बात लिखी हुई है कि किस तरह का अगर दिव्यांग निःशक्त जन है तो वो सारी डिटेल आपके सामने है, और उसकी कंडीशन लिखी हुई है कि कैसे कैसे उनकी भर्ती होगी। इसी तरह से अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश। देखो, जो व्यक्ति टीएसपी एरिया में रहते हैं, मैंने पहले ही बताया कि जो टीएसपी एरिया के अंतर्गत डूंगरपुर है, उदयपुर का भी कुछ पोर्शन आता है, और टीएसपी एरिया कौन कौन से हैं जो वहाँ के निवासी हैं उन सबको पता है। तो उसमें ये सारी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे कि टीएसपी एरिया के अंतर्गत जो भी अप्लाई करेंगे ना, तो उनके लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या कंडीशन रखी गई है, वो सारी बात यहाँ पे लिखी है। अब आ गई बात कि क्या क्या योग्यता चाहिए। सबसे पहली योग्यता क्या चाहिए? सबसे पहली योग्यता ये है कि व्यक्ति जो है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, और ऊपर पहले ही ये बात आ गई कि जो राजस्थान का मूल निवासी नहीं है उसे सामान्य माना जाएगा। ठीक है। फिर है कि सफाई कर्मचारी पद हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। ये बात एकदम क्लियर लिखी हुई है, यानी आप भले ही बिल्कुल अंगूठा छाप हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ये क्लियर लिखा है। फिर है कि सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु योग्यता क्या है? इसके लिए योग्यता ये है कि स्वच्छता, जैसे सड़क की सफाई है, सार्वजनिक सीवरेज की सफाई है, उसका 1 वर्ष का अनुभव, प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जो कि निम्न द्वारा जारी किया गया हो। अब ये बताया है कि किसके द्वारा जारी किया गया है। राज्य की नगरीय निकाय से सीधे ही नियोजित होने की स्थिति में, अगर किसी भी नगर परिषद, पालिका या निगम में वो सीधे ही अगर उसके अंतर्गत लगे हुए हैं, तो वहाँ के मुख्य निगम की बात नहीं हो रही है, केवल नगर पालिका और परिषद की बात हो रही है। तो उस नगर पालिका के अधिकारी या उनके द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी है ना, अथवा संवेदक प्राधिकृत संस्था के माध्यम से नियोजित होने की स्थिति में, भाई देखो, या तो कुछ कर्मचारी हैं जो सीधे ही उस नगर पालिका या और नगर परिषद के अधीन काम करते हैं, है ना, जो संविदा पे काम करते हैं या जैसे भी काम करते हो, तो उनके लिए कौन अनुभव प्रमाण पत्र देगा? वो लिखा हुआ है इन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी, या फिर वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी को प्राधिकृत कर देता है, यानी कि वो कोई अधिकारी नियुक्त कर देता है, भाई ये है जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेंगे, उससे करवाया जाएगा। दूसरा लिखा है कि संवेदक या प्राधिकृत संस्था के माध्यम से नियोजित होने की स्थिति में कोई प्लेसमेंट एजेंसी है या ऐसी संस्था जो कि प्राधिकृत है उस निकाय से, तो उसके द्वारा जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी होगा वो संबंधित नगरीय निकाय के वरिष्ठ प्रबंधक, ठोस कचरा या मुख्य प्रबंधक ठोस कचरा द्वारा संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत, यानी कि आपने किसी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू अगर काम किया है तो वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स देगा, और उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो है नगर पालिका और नगर परिषद के स्तर पर जो है वो नगर पालिका का अधिकारी, या फिर नगर निगम की अगर बात करें तो उपायुक्त, जो कार्मिक सेक्शन का जो उपायुक्त होता है वो, या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी, या तो फिर आयुक्त किसी को ऑथराइज कर दे कि भाई ये अधिकारी जो है वो उपायुक्त के पद से भले निम्न भी क्यों नहीं हो, तो वो प्रति हस्ताक्षरित करके देगा, मतलब के काउंटर साइन करेगा। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप जो है वो विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। मैं इस ये जो पूरा लेटर है ये
विज्ञापन ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट भी इस वीडियो में डालूंगा, इसलिए वो भी आप निरंतर इस वीडियो को देखते रहें ध्यान से। फिर लिखा है कि अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित आवेदक की नियुक्ति निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर बाकी चीज़ें जो सामान्य आपको पता ही है कि सफाई कर्मचारी के पद पर अंतिम रूप से चयन होने पर आवेदक का पुलिस सत्यापन करवाया जाएगा। ये तो बाद की बात है, आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद की बात है कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर वेतनमान का बताया है कि मैट्रिक्स लेवल 1 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार दिया होगा। ये तो सारी बात आप सबको पता ही है। राष्ट्रीयता की बात आ गई, सिटीजनशिप की, फिर आयु की बात आ गई। आयु जो है वो देखो आप थोड़ा गौर करो, विभागीय नियमों में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना के प्रावधान अनुसार आवेदक दिनांक 1/1/25 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। लेकिन वो जो भी आयु सीमा में छूट है वो तो लागू है ही। अगर अपन केवल एससी की बात करें तो जो जनवरी 2025 को जो है 18 वर्ष कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो जिसका 1 जनवरी 2025 को 18 साल कंप्लीट हो रहे हैं केवल वही आवेदन करें, या फिर एससी के केस में जिसकी 45 वर्ष की उम्र हो, वो 45 वर्ष से पहले यानी 1/1/25 को अगर वो 45 साल में एक दिन भी कम है तो वो आवेदन कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी 1 जनवरी 2025 को किसी व्यक्ति की उम्र है 44 साल 11 महीने 29 दिन या 30 दिन, जो भी है कैलकुलेशन में जो भी आता है, तो वो आवेदन कर सकता है, क्योंकि वो इस 1 जनवरी 2025 को 40 साल का नहीं हुआ है। ये तो सामान्य के केस में है, एससी के केस में 45 साल है। ये देखो नीचे लिखा हुआ भी है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। लेकिन एक बात और लिखी है इन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार की अधिसूचना जो 23/9/2008 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा। मतलब ये है कि जैसे जो भी अधिसूचना निकली थी पहले 30/9/2008 के अनुसार ऐसी एक अधिसूचना थी, तो जिस वर्ष भर्ती नहीं निकली है तो उसका जो वो जो समय है उसको अगर वो ओवर एज है तब भी उसे ओवर एज नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसी छूट जो है वो केवल 3 वर्ष के लिए ही दी जाएगी, उससे ऊपर नहीं। अधिकतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार, ये सारी यहाँ पे डिटेल दी हुई है किसको कितना जो है अधिकतम आयु मानी गई है। SC/ST के केस में 45 साल है और SC/ST की जो राजस्थान की महिला है ना, ऐसी महिला जो SC/ST की है उसको 10 वर्ष की छूट है। और विधवा विच्छिन्न महिला जो है, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी, किंतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहिए। देखो इसका मतलब ये है कि 60 साल में रिटायरमेंट होता है तो कम से कम 60 साल से तो कम हो। अगर कोई 59 साल की महिला है और वो तलाकशुदा है या विधवा है तो वो आवेदन कर सकती है। विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम अधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वो बात ऊपर मैंने बताई दी है ना। फिर भूतपूर्व कैदी है और उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनको कैसे कैसे आयु सीमा में छूट दी जाएगी, तो वो सारी चीज़ें पढ़ के समझने की है। नॉर्मल जो फॉर्म भरने वाले उनके लिए तो मैंने मोटे तौर पे सारी चीज़ें यहाँ खोल के समझाई दी है।
और फिर आ जाते हैं अपन चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया जो है वो लॉटरी से की जाएगी और लॉटरी के द्वारा जो है ये चयन प्रक्रिया होगी और इसके अंदर जो है पात्र अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विकसित जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से होगा और वो वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप चयन किया जाएगा। फिर वो पेंशन के बारे में बताया है, विवाह पंजीयन के बारे में बताया है कि जो शासन के परिपत्र क्रमांक 22 मई 2006 के अनुसार जारी होने की दिनांक से राज्य की सेवा में नियुक्ति हेतु मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है ना। ये जो परिपत्र जारी हुआ था ना 22/5/2006 को, तो इसके जारी होने से लेकर अब तक जो भी व्यक्ति है उनके फार्म जो है उनके फार्म में ये विवाह पंजीयन यानी मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर किसी की शादी ये जो परिपत्र है 22/5/2006 का, इससे पहले जो बताया गया है उसमें अगर नहीं है तो वो नहीं लगाया तो चलेगा, लेकिन अगर ये परिपत्र निकलने के बाद में अगर किसी ने विवाह किया है या इस परिपत्र में जैसे भी है जो चीज़ समझाई गई है उसके अनुसार हमको उन शर्तों को मानना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि अपन ने शुरू में डिस्कस कर ली, ये सारी बात अपन डिस्कस कर चुके हैं। योग्यता की बात है तो वो सारी चीज़ ऊपर हो गई है कि एक ही नगरीय निकाय में आवेदन करना है और अगर एक निकाय में एक से अधिक निकाय में करोगे तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। ऑनलाइन ऑटोमेटिक ही सारा कंप्यूटर से हो रहा है, आप ध्यान रखना। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके एक से अधिक पत्नी है वो पात्र नहीं है। ये बात भी आपको समझनी है। आप ऑन रिकॉर्ड अगर आपकी 2 पत्नियां हैं तो फिर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, ऐसा नियम है। और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, ये भी बात ध्यान से आप देखें, ऐसी महिला जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, तभी इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट दे नहीं है। इसका मतलब ये हो गया है कि पुरुष तो मान लो एक से अधिक पत्नी है तो वो तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, वो तो अप्लाई कर ही नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी महिला जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से, ऐसे किसी पुरुष से विवाह कर लिया है जिसके ऑलरेडी एक पत्नी है, तो वो भी पात्र नहीं होगी। लेकिन उसके लिए एक चीज़ ये रखी है कि सरकार अगर कोई समाधान ऐसा कोई निकालती है कि भाई ये सेकंड वाइफ रखने के लिए कोई विशेष आधार है, कोई विशेष कारण है, अगर ऐसा सरकार संतुष्ट हो जाती है तभी वो उस महिला को छूट दे सकती है। किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया। अगर आपने दहेज लिया है तो आपको इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा। बाकी आवेदन करने के लिए सारी चीज़ अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑनलाइन फॉर्म में जो ईमेल आईडी है, जो मोबाइल नंबर है, वो सब दर्ज करने हैं क्योंकि वहीं पे आपकी सूचना आएगी। और बाकी सारी बातें वापस रिपीट लिख रहे हैं। बाकी ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व विभाग के विज्ञापन और आवेदन पत्र भरने के निर्देशों के साथ साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर ले। वही रिपीट बात है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। ऊपर बता ही दिया गया आपको कि अंतिम तारीख जो है आवेदन करने की वो 6/11 की रात 12 बजे से 1 मिनट पहले की है। उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाएगा और फिर करेक्शन के लिए समय दिया जाएगा, जो कि अपन ने पहले डिस्कस किया था। उस करेक्शन के समय के अनुसार आप करेक्शन कर सकते हैं।
उसकी भी फीस 100 रुपये है, वो भी ऊपर आपको बताई गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही पात्रता की जांच की जाएगी। जो सूचना आप भरेंगे उसी के ऊपर आपकी जांच होगी और उसका ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अगर कोई बात झूठी पाई जाती है या पात्र पाया जाता है तो। और जो जिस श्रेणी में है उसी श्रेणी में आवेदन करे। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर विभाग आपके उस आवेदन को रद्द कर देगा, ये बात लिखी हुई है। और जो आपके जाति का कॉलम है, जो वर्ग का कॉलम है, उसमें जो आपकी जाति है वही लिखें। और वर्ग परिवर्तन जो है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्ति के अंतिम दिनांक पश्चात वर्ग परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ध्यान रखें, आप सोच रहे हैं कि अगर मैं अभी एससी में अप्लाई कर दूँ और बाद में करेक्शन का जब टाइम आए तो मैं जनरल कैटेगरी का फॉर्म भर दूँ, तो ऐसा संभव नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति किसी वर्ग का उल्लेख ही नहीं करता है तो फिर उसको वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु दे नहीं होगा और ना ही इस संबंध में प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा। खुला खुला लिख दिया है इन लोगों ने। संक्षिप्त विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मली डिस्कस कर ली गई है। और आयु सीमा की बात और वो सारी बातें हो गई है ऊपर। जो जो प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है वो सब लगाने हैं साथ में। और आवेदक के पास विज्ञापन के अनुसार जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसके फॉर्मेट में ही अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। और छूट के लिए भी उसे जो है वो अपनी जाति प्रमाण पत्र वगैरह और वो सारी चीज़ें जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो लगाने होंगे। इसके बाद जो है वो जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन करने हैं, आपके जो साइन स्कैन करने हैं, अपलोड करने हैं, उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें लिखा गया है कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अस्पष्ट होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी क्लियर होना चाहिए। और कलर फोटो होना चाहिए। और मोबाइल व अन्य स्वरचित फ़ोटो मान्य नहीं होगा। जब मोबाइल से लिया गया फ़ोटो वो मान्य नहीं होगा। मतलब मोबाइल से कहने का मतलब है ढंग से सही फ़ोटो होना चाहिए और 1 माह पुराना ही फ़ोटो चलेगा। बहुत ज़्यादा पुराना फ़ोटो काम नहीं आएगा। फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होना चाहिए या हल्के रंग का होना चाहिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड कलर फ़ोटो होना चाहिए और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो या तो सफ़ेद हो या हल्के रंग का हो। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। यानी कि जैसे पीपी फ़ोटो है तो उसके अंदर आपका चेहरा जो है वो उस साइज के अंदर आधी जगह आपका चेहरा घेरे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल खड़े होकर फ़ोटो खींचा लें, ऐसा नहीं। पीपी फ़ोटो चाहिए, उसमें जो है चेहरा पूरी अच्छी तरह से बड़ा साइज में ढंग से दिखना चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े या छाया बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कोई टोपी वगैरह नहीं होनी चाहिए या कोई चेहरे पे या सर पे कपड़ा नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आँख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। मतलब क्लियर फ़ोटो चाहिए इनको। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर फ्लैश नहीं होनी चाहिए। और काला या धूप का चश्मा भी नहीं पहनना, ये भी बात लिखी है। फ़ोटो का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और फ़ोटो की जो साइज़ है वो 50 KB से लेके 100 KB की होनी चाहिए। ये सारी बात ई मित्र वालों को पता है, इसलिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो जो घर से जो फॉर्म भरेंगे उन लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है। जो अपनी SSO ID से फॉर्म भरेंगे उनके इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान जो है अपलोड करने के लिए बताया गया है कि आवेदक एक सफ़ेद कागज जो कि A4 साइज का है उसके ऊपर 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर
काले या गहरे नीले रंग की पेन से या तो हस्ताक्षर करें या अंगूठे का निशान करें। A4 साइज का पेपर लेना। A4 साइज किसको कहते हैं? जो नॉर्मल पेपर अपन देखते हैं, वाइट कलर का जो पेपर अपन देखते हैं ना, जो कोर्ट में लंबी साइज का पेपर होता है वो नहीं, जो नॉर्मल पेपर है A4 साइज उसको कहते हैं। उसके ऊपर जो है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के, यानी नीचे से 7 सेंटीमीटर ऊपर, थोड़ा ऊपर, एक आयताकार बॉक्स में एक रेक्टेंगुलर, एक 4 कोणों का बॉक्स बना के उसके अंदर आपके जो है वो काले या गहरे नीले रंग के पेन से अंगूठे का निशान किया जाना चाहिए। और अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर जो है वो केवल आवेदक ही करे, दूसरे का अंगूठे का निशान या दूसरे का सिग्नेचर मान्य नहीं होगा। आयताकार बॉक्स में अंगूठे का निशान करने के बाद इमेज स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात अपलोड करें। तो फिर वो जो A4 साइज पे आपने सिग्नेचर किया है ना, उसको उतना ही क्रॉप करना जो आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया था, एक 4 कोणों का। आयताकार होता है, जो आयताकार का मतलब क्या है? चारों कोने बराबर हो उसको आयताकार नहीं कहते हैं। लंबाई में बड़ा, ऐसे सीधे में, और खड़े में छोटी साइज, इस तरह का जो होता है। यानी एक बॉक्स होता है ना, बॉक्स, उस बॉक्स चौखट भी हो सकता है और एक तरफ से लंबा और एक तरफ से थोड़ा छोटा हो सकता है, उसको आयताकार कहते हैं। वो सभी मित्र वालों को पता है। और फिर उस साइज तक उसको क्रॉप करके और फिर वो डालना है। और ये भी फॉर्मेट जो है वो JPG या JPEG में होना चाहिए। और इसकी साइज जो है 20 से 50 KB होनी चाहिए। देखो ध्यान दो, फोटो की साइज होनी चाहिए 50 KB से 100 KB, लेकिन आपके सिग्नेचर और अंगूठे के निशान की साइज जो है वो 20 KB से 50 KB की होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन द्वारा लिया गया हस्ताक्षर अंगूठे का निशान का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये विशेष ध्यान रखें। आपको स्कैनर से स्कैन करना पड़ेगा। तो अगर ई मित्र पे जा रहे हैं तो वो अपने आप कर देंगे। अगर आप घर से कर रहे हैं तो आपके पास अगर स्कैनर हो तो उस स्कैनर से स्कैन करना। मोबाइल से फ़ोटो लेके जो डालोगे अंगूठे का निशान, सिग्नेचर या फ़ोटो, वो मान्य नहीं है। फिर है जो दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के लिए दिशा निर्देश। जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से जारी किया गया हो, ये तो नॉर्मल बातें आप सबको पता ही है। और जाति प्रमाण पत्र जो लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लास्ट डेट के बाद कोई जमा किया हो। समझ रहे हो बात को? जब करेक्शन के लिए आपको जो टाइम दिया गया है ना, ऐसा नहीं कि आप बाद में बनाएं और फिर आपको लगा दें। जो लास्ट डेट दी गई है 6 नवंबर की, उससे पहले का जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी तरह से OBC और उनके लिए है। और अनुसूचित जाति जनजाति की SC ST की जो विवाहित महिला है उसको भी अपने पिता के नाम से जारी, अपने पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसे वर्ग विशेष का लाभ दे नहीं होगा। ध्यान रखना, जो SC ST की महिला है ना, उसको अपने पिता के द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है वही मान्य है उसके लिए। पति के द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में इनकम सर्टिफिकेट, ये EWS के लिए है, ठीक है। फिर है आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए पॉइंट दिया हुआ है कि अगर ऐसा किया जाता है तो उसके विरुद्ध सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम का जो अधिनियम है 2022 का, उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, ये लिखा है। बाकी अन्य दिशा निर्देश है। लॉटरी प्रक्रिया से संबंधित सूचना अलग से ये जो वेबसाइट दी हुई है इसके ऊपर और SS पोर्टल पर अवगत करवाया जाएगा। जो भी आपकी लॉटरी प्रक्रिया में जो भी है उसके बारे में अलग से ये इस वेबसाइट पे डाल देंगे। अतः कृपया इस भर्ती के संबंध में जो अपडेट है वह आप इस विभाग की वेबसाइट के ऊपर निरंतर रूप से देखते रहें।
तो दोस्तों ये था जो भी ये विज्ञप्ति निकली है उसमें क्या क्या सिस्टम होगा वो सारी डिटेल आपको मैंने बता दी है। अब आइए अपन बात करते हैं जो अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है। अनुभव प्रमाण पत्र का देखिए फॉर्मेट ये निकाला गया था, जारी किया गया था, ये आपके सामने है। इसमें देखिए जारीकर्ता के हस्ताक्षर और फिर जो भी जारी कर रहा है अनुभव प्रमाण पत्र, जो भी जारी कर रहा है वो देखिए सब चीज़ लिखेगा इसके अंदर, कौन सी निकाय है, क्या नाम है कार्य का, वो कार्य आदेश जो जारी होता है ना उसमें सारी चीज़ें लिखी होती है कि क्या कार्य आदेश की संख्या है, क्या दिनांक है, किस अवधि तक इसने काम किया है। तो ये तो नगर निकायों की बात हो गई, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, वहाँ पे जिन्होंने काम किया उसके लिए है। और जो भी जारी कर रहा है उसका फिर नीचे ये शपथ पत्र दे रखा है कि वो इसमें ये लिख रहा है कि मैं जो भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर रहा हूँ वो सत्य है और मेरे द्वारा कोई भी चीज़ छुपाई नहीं गई है। अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु विभाग स्वतंत्र है। और फिर इसको प्रमाणीकरण कौन कर रहा है? जो भी मुख्य नगर पालिका का अधिकारी है जो कि संबंधित निकाय का है वो अपनी सिग्नेचर और अपने सील के साथ में इसको जारी करेगा। हालांकि ऊपर आपने जब नियम पढ़ रहे थे तब आई थी ये बात कि अगर नगर पालिका का अधिकारी या जो आयुक्त नगर निगम के मामले में अगर किसी और को प्राधिकृत करता है तो फिर वो अधिकारी जो है वो इसको जारी करेगा। तो ये सारी चीज़ स्पष्ट लिखी हुई है सामने आपके है। और ये जो पत्र जारी हुआ था 15 अक्टूबर को, इसके अंदर जो है ये बात आई थी, क्या आई थी, इसमें ये लिखा था कि जो निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारी हैं उनको जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे वो राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के नियम 6 के अनुसार, ये जो पहले से निर्धारित नियम है उसमें जो पात्रता एवं आयु है उसमें जो भी प्रावधान है उसके अनुसार जो है अप्लाई करना होगा और 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए उसके अंदर, ये इन्होंने लिखा है। और उससे रिलेटेड जितने भी अभिलेख हैं, अभिलेख मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, उनका निरीक्षण करके ही फिर अनुभव प्रमाण पत्र जो भी फॉर्मेट अभी पहले मैंने दिखाया उस फॉर्मेट के अंदर जारी करना है। और ये जो भी है वो सेवा नियम राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 में जो नियम 6 है उसके अनुसार होना चाहिए। और उस नियम की प्रतिलिपि के साथ लगाई है। अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट लगाकर निदेशक एवं विशेष सचिव ने सारे ही आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को ये लेटर 15 अक्टूबर को भेजा है। अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर जो है इन्होंने 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा है और उसमें राजस्थान सेवा नियम का 2012 का जो नियम 6 है उसका हवाला दिया गया है कि निकायों में जो सफाई कर्मचारी भर्ती होगी उसमें यह पात्रता की जो शर्त है उसमें नगरीय निकाय में 1 वर्ष का कार्य अनुभव के बारे में लिखा गया है। तो उसी का हवाला देकर इन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र मांगा है। अब उस अनुभव प्रमाण पत्र को कौन सर्टिफाई करेगा, कौन वेरीफाई करेगा, उसका भी डायरेक्शन दिया गया है कि नगर पालिका या नगर परिषद स्तर पे जो नगर पालिका का अधिकारी उसे वेरीफाई करेगा और नगर निगम स्तर पे जो है उपायुक्त, जो कार्मिक उपायुक्त है वो उसे वेरीफाई करेगा। और वेरीफाई करने के लिए भी डायरेक्शन जारी किए गए हैं कि जो संबंधित सफाई कर्मचारी है जिसको अनुभव प्रमाण पत्र दिया जा रहा है उस संबंधित व्यक्ति के, उस संबंधित सफाई कर्मचारी के अभिलेख यानी कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके जो दस्तावेज है, उसने जो सफाई का कार्य किया है, जो कार्य आदेश हुआ है, उन सब का मिलान करके, उन सबको वेरीफाई करके और फिर है जो इसको वेरीफाई करने के लिए आदेश हुआ है, उसके बाद में अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए आदेश हुआ है। ये बात तो हो गई कि जो इन्होंने सर्विस रूल जो है उसका हवाला दिया है। सर्विस रूल के अंदर 2012 की जो सर्विस रूल है उसमें नियम 6 का हवाला दिया है। मान लो कि ये अपने हिसाब से इन्होंने जो बात कही है
इन्होंने ये कहा है कि भाई जिस कार्मिक ने वास्तव में सफाई का कार्य किया है, जिसके कार्यालय आदेश हुए हैं या जिसका कोई रिकॉर्ड है, उनको ही अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाए, ऐसा सरकार की मंशा है। ऐसे जो ये विज्ञप्ति निकली उसमें जाहिर हो रहा है। लेकिन समाज के एक तबके में ये रोष है कि जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है या कोई हॉस्पिटल में काम करता है या कोई रेलवे में काम करता है, वो अपना अनुभव प्रमाण पत्र कैसे लेके आए, क्योंकि सफाई का कार्य तो वो भी कर रहा है, तो उसे भी इस भर्ती में है जो अप्लाई करने के लिए, उसका भी अधिकार है। तो माना कि पहला अधिकार जो है नगर निगम के जो ठेकाकर्मी है या संविदा कर्मी है या मस्टोल पे जो कर्मचारी है उनका अधिकार है, लेकिन बाकी लोगों को बिल्कुल ही वंचित किया जाना ये कहाँ तक उचित है। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से सरकार से निवेदन है, एक संशोधित विज्ञप्ति जारी करें जिसके अंदर ये कहा जाए कि जो नगरीय निकायों में जिन कार्मिकों ने कार्य किया है उनके अनुभव को प्रथम रूप से प्राथमिकता दी जाएगी, और यदि ऐसे कार्मिक उपलब्ध ना हो तो फिर सेकंड जो प्राथमिकता जो है वो उन कर्मचारियों को दी जाएगी जिन्होंने रेलवे में या हॉस्पिटल में या अन्य जगह पे काम किया है, या गांव की अगर बात करें तो जिन्होंने ग्राम स्तर पे किसी जगह पे काम किया है तो उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से विज्ञप्ति को निकाला जाना चाहिए ताकि कोई नाराज ना हो, कोई परेशान ना हो और सबके अधिकारों का जो है संरक्षण हो। दोस्तों, विधानसभा में पहले भी कई बार ये आवाज़ उठाई गई है कि सफाई कर्मचारी भर्ती जो होती है उस पद पर केवल वाल्मीकि समाज को लिया जाना चाहिए। कई पक्ष और विपक्ष के एमएलए ने ये बात उठाई है, समय समय पर मैंने भी लेटर लिखे हैं, मैंने भी लेटर जारी किए हैं और इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है कि क्योंकि सफाई का कार्य जो है परंपरागत रूप से मेहतर वाल्मीकि समाज करता है, तो इस मेहतर वाल्मीकि समाज को इसमें प्रथम रूप से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पूर्ण रूप से इन्हीं को इसमें भर्ती किया जाना चाहिए, क्योंकि आप रिकॉर्ड भी देखेंगे तो आज तक सीवरेज टैंक के अंदर जो मौत होती है वो सफाई कर्मचारियों की, वो वाल्मीकि समाज के लोगों की होती है। हम आगे भी जो सामाजिक मुद्दे हैं या नगर पालिका नगर निगम से रिलेटेड कोई मुद्दे हैं, कोई जानकारियां हैं, कोई नियम है, उसके डिस्कशन की वीडियो जारी करते रहेंगे। और जो अनुसूचित जाति है उससे रिलेटेड कोई समस्याएं हैं या जो मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इस पर मैं अलग अलग तरह के सब्जेक्ट पर वीडियो बनाता रहता हूं, जिसमें ये मेरा व्यक्तिगत चैनल है तो इस पर मेरे व्यक्तिगत वीडियोस आते हैं और कुछ जो है मैं जानकारी उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप में से कई लोग मेरे वीडियोस तो देखने आते हैं, पर ये जो सब्सक्राइब बटन दिया गया है जो रेड कलर में, किसी के यहाँ पे किसी को ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, किसी को लाल कलर में दिख रहा होगा, तो उस बटन को आप नहीं दबाते हैं, जिससे आप सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो सब्सक्राइब बटन है इसको ज़रूर दबाएं, क्योंकि इसको दबाने से दो फायदे हैं। एक तो आपको जो है, मैं कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो डालूंगा तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? जब आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो एक घंटी का आइकन आएगा बेल का, उस बेल के आइकन को दबा के आप ऑल सेलेक्ट करें। इंग्लिश में ऑल लिखा होता है और हिंदी में सभी लिखा होता है, तो सभी नोटिफिकेशन को आप जारी करें, उसको ऑन कर लें। और दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप ये मेरे वीडियोस देखते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिलती रहे इस वीडियो से संबंधित, या मेरे अन्य जो वीडियो इस चैनल पे दिए गए हैं उन वीडियोस पर कोई भी किसी प्रकार का आपका सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं नीचे आप कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।